Hello friends, in this video I am going to talk about Uniform Civil Code. So the first question that comes to our mind is what exactly Uniform Civil Code is. कि आखिर Uniform Civil Code है क्या? It is a directive principle under Constitution of India to formulate and implement uniform laws irrespective of the religions in matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption, which means one civil code for all communities in India. फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम देखते हैं कि कोई भी केस फाइल किया जाता है रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा, तो उस केस का जो भी जजमेंट आता है कोर्ट की तरफ से, वो पर्टिकुलर जजमेंट उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सनल लॉज को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है एक सिंगल सिविल कोड की सारी कम्युनिटीज़ के लिए। Meanwhile, Article 25 to 28 of Indian Constitution guarantee right to freedom of religion to Indian citizens and allows religious groups to maintain their own affairs. Article 44 under Directive Principles expects the Indian state to apply Uniform Civil Code. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक गारंटी करते हैं हर सिटीज़न को राइट टू फ्रीडम। वहीं पे दूसरी तरफ आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सपेक्ट करता है इंडियन स्टेट से कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हम बात तो कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, लेकिन आखिर ये हैं क्या? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली, directive principles consist of all the ideals which a state should follow and keep in mind while formulating policies and enacting laws for the country. But these are not enforceable by law and non-justiciable. मतलब कि गवर्नमेंट इनके ऊपर लॉ बनाने के लिए बाउंड नहीं है और दूसरी तरफ सिटीजन्स भी इनके बेसिस पे कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या? दीज आर जस्ट लाइक सजेशंस टू द गवर्नमेंट। अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजेज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड केम। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें इस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझना होगा। द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड केम फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 में एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने क्राइम्स, एविडेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंडियन लॉज में यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पर स्ट्रेस दिया। They actually wanted to impose Western ideologies by social and religious reforms, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज को अलग रखा। They specifically recommended that personal laws of Hindus and Muslims must be kept outside such codification. हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज को अलग करने का रीज़न था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। 1941 तक आते आते इस टॉपिक पर काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी पड़ी जिसका नाम था BN राव कमेटी, जिसका काम था हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करना एंड कोडिफाई करना, मतलब अरेंज करना। केवल हिंदू लॉज को ही क्यों कोडिफाई किया गया, इस बात का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया गया। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया तब उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदू कोड बिल्स, जिनका इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सेवरल लॉज वर पास्ड इन 1950s अंडर द नेम ऑफ हिंदू कोड बिल्स दैट एम टू कोडिफाई एंड रिफॉर्म हिंदू पर्सनल लॉ इन इंडिया। इन लॉज का एम था हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म और कोडिफाई करना। ये बात सही है कि इन लॉज ने कॉमन लॉ कोड की तरफ एक कदम बढ़ाया, बट ब्रिटिशर्स की पर्सनल लॉज में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस रिफॉर्मेशन और कोडिफिकेशन की डिमांड भी हिंदू कम्युनिटी से आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं था। द गवर्नमेंट शुड नॉट हैव फोर्स्ड दिस कोडिफिकेशन ओनली ऑन वन कम्युनिटी। हिंदू पॉलिटिशियंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिवोटीज़ ने इस बात का काफ़ी अपोज किया, क्योंकि उन्हें लगा हिंदू कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पर्सनल लॉज का रिफॉर्मेशन और कोडिफिकेशन फोर्सफुली किया जा रहा है। बट द नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फर्म विद इट्स डिसीजन एंड कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू यूनिफाई द हिंदू कम्युनिटी एंड कंसिडर्ड इट टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिफाइंग द नेशन। नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन अपने इस डिसीजन के साथ काफ़ी फर्म था और 1955 से 1956 के बीच 4 हिंदू कोड बिल्स पास कर दिए गए। दीज आर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट and Hindu Adoptions and Maintenance Act. However, there were separate personal laws for Muslims, Christians and Parsis, but आज तक भी ये laws controversial हैं। Moving forward, let's talk about major Supreme Court judgments related to the Uniform Civil Code. Supreme Court के मेजर 2 judgments हैं जिनका रिलेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ है। द फर्स्ट इज शाह बानो केस 1985 एंड द सेकेंड वन इज सरला मुदगल केस 1995. लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। In 1932, Shah Bano, a Muslim woman, was married to Muhammad Ahmad Khan. In April 1978, Shah Bano filed a criminal suit against her husband under Section 125 of Code of Criminal Procedure, जिसमें शाह बानो की तरफ से मेंटेनेंस मनी की डिमांड की गई
उनके लिए और उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। खान हैड स्टॉप गिविंग दिस मेंटेनेंस मनी टू शाह बानो आफ्टर हिज सेकेंड मैरिज। इन नवंबर 1978 खान डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ शाह बानो। 23 अप्रैल 1985 को कोर्ट ने डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन के फेवर में डिसीजन दिया। जजमेंट के साथ कोर्ट ने इस बात पे भी दुख जताया कि आर्टिकल 44 एक डेड लेटर की तरह है। गवर्नमेंट को इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, विच विल हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग ऑल पर्सनल लॉज विच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। बट 1986 में गवर्नमेंट के थ्रू पास किए गए एक एक्ट ने इस जजमेंट को भी नलीफाई कर दिया। जिस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया उसका नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। जिस लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन केवल 90 डेज तक मेंटेनेंस मनी के लिए एलिजिबल है। द लॉ सेज दैट आफ्टर द डाइवोर्स मेंटेनेंस टू अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज टू बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, दैट मीन्स टिल 90 डेज ओनली, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इस्लामिक लॉ। एट दैट टाइम अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि ये एक्ट केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए किया गया है। द अपोजिशन कॉल्ड इट एन एक्ट ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेकेंड केस इज सरला मुद्गल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 4 पेटिशनर्स ने केस फाइल किया, सरला मुद्गल, मीना माथुर, गीता रानी एंड सुष्मिता घोष। इस केस के मेन इश्यूज थे वेदर और नॉट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, whether or not a Hindu husband can have a second wife by just changing his religion into Islam, whether or not such marriage is treated as a valid one when first is alive, whether or not the husband should be charged under section 494 of the Indian Penal Code. Let's look at the judgment. The court said that it is illegal for a Hindu husband to have a second wife just by conversion into Islam. मतलब किसी भी हिंदू हस्बैंड के लिए केवल इस्लाम में कन्वर्ट होकर सेकेंड मैरिज करना इलीगल है। The man's first marriage would therefore still be valid under Hindu Marriage Act 1955. The second marriage, which solemnized after his conversion, would be illegal under section 494 of the Indian Penal Code 1860. इस केस में अपेक्स कोर्ट ने आर्टिकल 44 के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की, बट गवर्नमेंट से अपील ज़रूर की कि वो एक बार इस आर्टिकल पर ध्यान दे जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। लेट्स लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड डिसफेवर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। Let's see arguments against Uniform Civil Code first. Those who are in against of Uniform Civil Code, उनका कहना है कि पर्सनल लॉज उनके रिलीजन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें उनके रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम आर्टिकल 25 के थ्रू देता है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन गेट्स इनटू कन्फ्लिक्ट विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकेंड पॉइंट इज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ये लगता है कि हिंदूज़ के मेजॉरिटी में होने की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उनके रिलीजन को ही फेवर करेगा। There is a fear of majoritarianism. As Hindus constitute 80% of the Indian population, minorities fear that Uniform Civil Code will be biased in favor of Hindus. Now let's look at the arguments in favor of it. First is Uniform Civil Code के आने से हर सिटीज़न एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करेगा, फिर ये मैटर नहीं करता कि उसका रिलीजन क्या है, विच विल लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज़ रिलीजियस पर्सनल लॉज आर मिसोगनिस्टिक इन नेचर, मतलब पर्सनल लॉज विमेन के अगेंस्ट कुछ परसेप्शंस के साथ बनाए गए हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सारे प्रेजुडिस्ड पर्सनल लॉज को एलिमिनेट करता है एंड इट विल प्रोवाइड मोर राइट्स टू विमेन। थर्ड पॉइंट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड डजंट लिमिट द फ्रीडम ऑफ पीपल टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हर सिटीजन इक्वल ट्रीट किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, जिससे कि रियल सेकुलरिज्म प्रमोट होगा। अनदर पॉइंट इज दैट मैनी पर्सनल लॉज वायलेट ह्यूमन राइट्स. This violation will be ended if Uniform Civil Code is applied. Fifth point is, till now due to absence of Uniform Civil Code, कोर्ट्स को पर्सन का रिलीजन ध्यान में रखते हुए जजमेंट देना पड़ता है इन मैटर्स सच एज मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ से रिलेटेड सारे एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन्स को दूर करके जुडिशरी की एफिशिएंट वर्किंग में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. Also, you can share your views about Uniform Civil Code in the comment section. Thanks for watching.